वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, पहले बात तो ये पता होनी चाहिए आपको कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, कैसे पता लगेगा। मान लो ये सूर्य है, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश हमारे तरफ, हमारे चारों तरफ स्थित जितना भी परिवेश होता है, जितना भी सराउंडिंग होती है, उसमें ये फैलता है। अगर हम सूर्य को केंद्र मान करके एक आर त्रिज्या का या किसी भी त्रिज्या का गोला बनाएं तो ये सूर्य से निकलने वाला प्रकाश हमारे चारों तरफ फैलेगा। इसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र होता है। वैद्युत जब लिया जाता है जब हम बात करते हैं आवेश की। आवेश एक ऐसा वस्तु का गुण जिसके कारण वस्तु में विद्युत का प्रभाव दर्शाया है। मान लो कि हमने एक बिंदु पर Q आवेश लिया, कि वैद्युत क्षेत्र का पता कैसे चलेगा। हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी चीज का पता लगाने के लिए हमें दूसरी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। अगर लाइन में बिजली आ रही है तो कैसे पता लगाएंगे? एक टेस्टर लेंगे, टेस्टर को बिजली के पॉइंट में लगाएंगे, पीछे उंगली रखेंगे, उसमें हरी लाइट या लाल लाइट जलेगी तो पता लगेगी कि लाइन के अंदर विद्युत आ रही है। इसी प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र का पता लगाएंगे। मान लो इसके पास किसी बिंदु पर हम Q0 आवेश लेके चलते हैं, इसका नाम होता है चलनशील आवेश या परीक्षण आवेश। ये Q0 उस प्रकार का आवेश है जैसे कि हम लोग जेब में टेस्टर लेके चलते हैं, इसका और कोई दूसरा काम नहीं है। ये हमेशा कैसा होता है, इसको हम लेके चलते हैं हमेशा प्लस का लेके चलते हैं। चलनशील आवेश या परीक्षण आवेश को प्लस का लेके चलेंगे। ये किसी भी दूरी पर हो, दोनों फिक्स हैं एक जगह तो कूलॉम का नियम लगेगा, कूलॉम का नियम लगेगा। दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल कौन महसूस करेगा? जो चेक कर रहा है। चेक करने वाला है Q0, इसलिए लगने वाला जो बल होगा वो इस पर होगा बाहर की तरफ। इस बल को हम कहते हैं प्रतिकर्षण बल। प्रकृति Q0 की नहीं बदलती। प्रकृति जो बदलेगी वो आपकी Q की बदलेगी, क्योंकि इसको हम कहते हैं स्रोत आवेश। स्रोत की प्रकृति बदली जा सकती है, लेकिन परीक्षण आवेश की प्रकृति को बदलना असंभव बात। तो इसी तरीके से हमने केवल इसी जगह नहीं, इसके चारों तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे हमने इस Q0 आवेश को रख करके देखा तो पता चला कि हर जगह ये Q प्लस Q0 के ऊपर बल लगा रहा है। तो बल लगा रहा है तो कैसा हो गया? ये F हो गया बल, प्रतिकर्षण बल। अगर ये माइनस होता तो बल जो है वो आकर्षण का होता, अंदर की तरफ होता। तो इससे एक बात पता लगी कि Q0 के Q के प्लस Q के चारों ओर एक ऐसा स्थान है जो डेवलप हो गया, जो कि उसके अंदर स्थित किसी भी परीक्षण आवेश पर एक प्रकार का बल लगाएगा, चाहे वो बल आकर्षण का हो चाहे बल प्रतिकर्षण का हो। इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें यह पता होना चाहिए कि परीक्षण आवेश हमेशा प्लस का होता है और जो स्रोत आवेश है वो माइनस का। स्रोत आवेश प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या ली जाएगी? आवेशित वस्तु के चारों ओर का
वह स्थान जिसमें वह आवेश किसी परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल लगाता है, उस स्थान को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। देखिए आप जरा इसे, अब ये इसके गुण क्या क्या हैं, इसके गुणों की हम बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र के गुण, या प्रॉपर्टीज। पहला है यह धन आवेश, यह का मतलब है वैद्युत क्षेत्र, धन आवेश से प्रारंभ व ऋण आवेश पर समाप्त। धन से शुरू होता है, ऋण की तरफ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो दो आवेश हैं, तो ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से तो वैद्युत क्षेत्र बाहर निकलेगा और नेगेटिव की तरफ आएगा। इसको हम स्मॉल को कैपिटल ई द्वारा निरूपित करते हैं। ये हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र। दूसरी प्रॉपर्टी है, इसे वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित करते हैं। इसे वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित करती हैं, जो पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। वो बात प्रॉपर्टी पहली वाली भी यही आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है, कोई दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि काटेंगी तो ये हो गया कटान बिंदु, और कटान बिंदु पर दो स्पर्शियां खींची जा सकती हैं। ये दो स्पर्शियां एक ही टाइम पर एक ही बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो असंभव है। ये बात संभव है ही नहीं। तो इसी कारण से कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। एक प्रॉपर्टी ये कहती है, चौथी प्रॉपर्टी, कि अगर एक आवेश पॉजिटिव है और एक आवेश नेगेटिव है, तो चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं प्लस से लेकर के माइनस की तरफ चलती हैं और इस प्रकार से चलती हैं। ये क्या करेंगी? ये लांबिक दाब लगाएंगी, यानी संकुचन।
संकुचित होंगी। संकुचित होंगी मतलब कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वैद्युत बल रेखाएं चलती हैं तो वो ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ गुब्बारे की तरफ दबती हैं, यानी वे संकुचित होने की कोशिश करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि इन दोनों के बीच में लगने वाला बल जो है वो आकर्षण बल है। अगर दोनों आवेश पॉजिटिव हैं या दोनों आवेश नेगेटिव हैं तो निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के पास से गुजर जाती हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं काटती। यानी ये जो है एक प्रकार का ऊपर की तरफ इसे उठाती हैं, लांबिक दाब लगाती हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे को नहीं काटती। एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर, देखिए प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रकार से हम वैद्युत पढ़ेंगे उसी प्रकार से उसी का आधार मान करके चुंबक का चैप्टर आता है, चुंबक भी इसमें पढ़ी जाती है। पांचवी आती है वैद्युत बल रेखाएं सतह से सतह पर चलती हैं, वस्तु के अंदर नहीं जाती हैं, वस्तु के अंदर नहीं। इसी कारण बंद लूप नहीं बनाती, लेकिन सतत कंटिन्यूअस होती है। कंटिन्यूअस कैसे पता लगेगा? भाई एक जगह रखा तो वैद्युत क्षेत्र का पता लगा, दूसरी जगह रखा तो वैद्युत क्षेत्र का पता लगा। अगर वैद्युत क्षेत्र कहीं ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो उस अवस्था में कहलाता है असतत, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन यहां पर सतत है, लेकिन सरफेस से सरफेस पे चलती हैं। इसी कारण ये अंदर वस्तु के अंदर ना घुसने के कारण ये बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। एक प्रॉपर्टी ये कहती है, नंबर हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, वो आप देखना। ये बल रेखाएं सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री कोण का मतलब क्या है कि प्रारंभ होंगी, चाहे किसी भी जगह से प्रारंभ हो तो हमेशा 90 का कोण बनाएंगी, या समाप्त हो रही हो तो समाप्त होने में भी ये हमेशा 90 डिग्री का कोण ही बनाएंगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये 30 डिग्री का कोण बनाए, 40 डिग्री कोण बनाए, या 75 का बनाए, 90 का तो बनेगा ही। इससे ज्यादा कोण ना कम ना ज्यादा कोण संभव नहीं है। ये बात हो गई वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है, जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र होता है उसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र होता है। बस अंतर यह है कि वैद्युत क्षेत्र आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी द्वारा उत्पन्न होता है, जिसमें केवल आकर्षण बल होता है। इसके अंदर आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों ही होते हैं। अब ये तो हो गया प्रभाव, वैद्युत क्षेत्र तो हो गया प्रभाव। अब प्रभाव को नापा जाना है। अब नापा जाना है तो कैसे नापा जाना है, किस क्वांटिटी से नापा जाना है, उसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में कहेंगे IM, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब
स्थान नापते हैं। हमें पता लग गया कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह स्थान जहां तक वह आवेश किसी अन्य आवेश या परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल आरोपित करता है, चाहे वो वैद्युत बल आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, उस आवेश के चारों ओर के स्थान को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। प्रॉपर्टी बताई गई है कि बल रेखाओं के रूप में चलता है, जो पॉजिटिव से चलती है नेगेटिव पर खत्म होती हैं। दूसरा, सतह से सतह पर चलेंगी, सतत होंगी, निरंतर होंगी, 90 डिग्री का कोण बना के चलेंगी। अगर दो आवेश पॉजिटिव हैं, दो आवेश नेगेटिव हैं, तो उन पर नॉर्मल प्रेशर लगेगा, ऊपर की तरफ चलेंगी, जिससे कि वो पास पास से गुजर जाएंगी लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। इसमें क्या होगा, जो अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो बल रेखाएं नीचे की तरफ दाब लगाती हैं, नीचे की तरफ दबने की कोशिश करती हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब उसको नापने का तरीका देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार दोबारा लिखिए कि वैद्युत क्षेत्र है, उसमें हमें पता है कि परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है। उसको नापने के लिए कैसे करना है कि उसके अंदर जो आवेश रखा है, Q0 आवेश रखा है, वो कैसा होना चाहिए, वो एकांक होना चाहिए। एकांक का पता कैसे चले कि अगर बात हम एकांक की करते हैं तो उस संख्या से भाग दे दिया जाता है। तो E बराबर होगा F/Q0। देखो Q0 से भाग दे दिया तो नाम के आगे लग गया एकांक परीक्षण। Q0 कह दिया तो परीक्षण आवेश है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ छूट गया हो तो लैंग्वेज में समझिए। वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F/Q0। भाई ये राशि कैसी है, राशि है वेक्टर। वेक्टर क्यों है भाई राशि? आवेश तो एक अदिश राशि है, जबकि बल एक सदिश राशि है। इसी कारण E की जो दिशा है, E का जो राशि होना है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो F पर डिपेंड करेगा। तो E जो है वो कैसी राशि हो गई, वेक्टर राशि हो गई। दिशा क्या होगी, दिशा होती है पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव की तरफ चलती है। ये दिशाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करने में भी आपको बड़ी हेल्प करेंगी। अगर आप दिशा छोड़ते हैं क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाएगा, इसलिए दिशाएं आप वीडियोस में देखिए। दिशा पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की तरफ होती है। मात्रक क्या होगा भाई, मात्रक होगा, बल का मात्रक है न्यूटन और आवेश का मात्रक है कूलाम, इसलिए न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होगा। नोट करिए। अब जो हम बात करते हैं, अब हमने क्या देख लिया कि इस सूत्र के अंदर बताया कि E बराबर
F अपॉन Q0। तो इसका मतलब है E का मान Q0 पर भी डिपेंड करता है और F पर भी डिपेंड करता है। वास्तव में हमें देखना है कि E का मान किस बात पर डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए देखिए O यानी ये मूल बिंदु, ये आवेश हो गया प्लस का Q, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पर रखा है Q0 परीक्षण आवेश जो पॉजिटिव लिया जाता है। देखिए दोनों पॉजिटिव हो गए। फील कौन करेगा, महसूस कौन करेगा कि बल लग रहा है? बल का महसूस करना है Q0 को, क्योंकि Q0 ही परीक्षण आवेश है। दोनों के बीच बल लगता है प्रतिकर्षण का, इसलिए बल हो गया प्रतिकर्षण का बाहर की। क्लियर बात? समस्या है आप मुझे भेजें, मैं आपको उसका समस्याओं का निदान करूंगा। अब कूलाम का नियम हमेशा ध्यान रखिए, जब ही लगेगा जब दोनों बिंदुओं पर एक एक आवेश होगा, यानी बिंदुवत आवेश होंगे। दूसरी बात, उन दोनों के बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशंस में से अगर कोई भी कंडीशन फेल होती है तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। तो इसलिए दूरी में बार बार परिवर्तन नहीं होना। अब कूलाम के नियम से, क्या कहता है कूलाम का नियम? कि भाई दोनों स्थिर व बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और बीच का जो माध्यम लिया गया है वो माध्यम लिया गया है वायु या निर्वात माध्यम लिया गया है। तो सूत्र होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0। एक मान Q है, दूसरा मान Q0 है, बीच की दूरी है r², ये बल आ गया। चूंकि E बराबर है F अपॉन Q0 के, ये भी पीछे पड़ा है, तो इसके अंदर ये मान रखते हैं, इसलिए E बराबर 1/Q0, F का मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन r²। देखिए ध्यान से, ये सूत्र हमने इस जगह रख दिया है और Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो आया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r²। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। तो अब क्या पता लगी? बहुत क्लियर सी बात पता लगती है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है, छोड़ दीजिए। E का मान एक तो डिपेंड करा Q के मान पर, दूसरा डिपेंड करा R के मान पर। आवेश जितना ज्यादा होगा क्षेत्र की मात्रा उतनी ज्यादा होगी, दूरी जितनी ज्यादा होगी क्षेत्र उतना ही कमजोर होगा, क्योंकि E दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद यहां तक अगर कोई समस्या आपकी आती है, क्वेश्चंस को मैं पीडीएफ फॉर्मेट में भेजूंगा आपको। आपके पास किताब हो, बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी की नहीं है फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा इनको सॉल्व कर सकें उतना ज्यादा मैं आपके लिए हेल्प करूंगा मैं आपकी। देखिए अब इसके अंदर ये वैद्युत क्षेत्र की बात हो गई। वैद्युत क्षेत्र अभी बताया, वैद्युत क्षेत्र हुआ आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान। प्रॉपर्टीज बता दी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दी। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी स्थान पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसके बाद यहां हमने नेक्स्ट टॉपिक में लिया, एक किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पॉजिटिव आवेश लिया, परीक्षण आवेश Q0 लिया, दोनों के बीच में
लगने वाला बल प्रतिकर्षण का है, जो चेक करने वाला है वो है परीक्षण आवेश, इसलिए बल हो गया F बाहर की तरफ प्रतिकर्षण है। कूलाम का नियम लगाया, E बराबर F/Q0, हमने F का मान उठा करके यहां से यहां रखा, Q0 से Q0 कट गया, सूत्र आ गया E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसलिए ये कहां से चलेगा, आवेश पॉजिटिव है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो आपका पॉजिटिव से बाहर की तरफ होगा। और अगर ये आवेश माइनस का होता तो ये वैद्युत बल बाहर की तरफ ना होकर के अंदर की तरफ होता, उस अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती। क्लियर? बात करते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत आवेश द्वि यानी दो, ध्रुव यानी सिरे। अब दो सिरे, कैसे सिरे? हमेशा ध्यान रखिए कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है, चुंबक में एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। इसी तरह के द्विध्रुव बनाने के लिए एक आवेश पॉजिटिव होना चाहिए, एक आवेश नेगेटिव होना चाहिए। तो हमने एक आवेश लिया माइनस का Q, दूसरा आवेश लिया प्लस का Q। ये जो व्यवस्था बनाई गई है इसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसके बीच की दूरी को हम 2L लेते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भाई हमने A क्यों नहीं लिया, R क्यों नहीं लिया, 2L ही क्यों लिया? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा जो भी निगमन कराया जाता है उसके अंदर जो दूरी नापी जाती है वो हमेशा सेंटर पॉइंट से नापी जाती है, केंद्र से नापी जाती है। इसलिए अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए या सूत्र के निगमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने जो दोनों के बीच की दूरी ली है वो 2L ली है। आप अगर R लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन बाद में समस्या आएगी जब आप इसको केंद्र से लेंगे, सेंटर से लेंगे या मिड पॉइंट से लेंगे तो आपको A/2 या R/2 करनी पड़ेगी। द्विध्रुव क्या है? यदि, और ये भी ध्यान रखना कि जो दोनों आवेश लिए जाएं विपरीत प्रकृति के हों, आवेश मात्रा समान, प्रकृति विपरीत, यानी दोनों पॉजिटिव ना हो, दोनों नेगेटिव ना हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो मात्रा कैसी होनी चाहिए? समान मात्रा होनी चाहिए। दोनों की वैल्यू Q हो, 2Q हो, इसकी 2Q हो तो इसकी 2Q हो, मात्रा समान होनी चाहिए, प्रकृति विपरीत होनी चाहिए और ये अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर व्यवस्थित हो। अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर व्यवस्थित हो। तो इस व्यवस्था का जो नाम है वो है वैद्युत द्विध्रुव। तो क्या परिभाषा करेंगे? परिभाषा करेंगे यदि विपरीत प्रकृति के दो समान आवेशों को अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर व्यवस्थित कर दें। सुनिए ध्यान से, यदि विपरीत प्रकृति के दो समान मात्रा के या समान परिमाण के आवेशों को किसी सूक्ष्म दूरी पर व्यवस्थित कर दें तो इस व्यवस्था को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। बात क्लियर हो गई? अब बात वही आती है जैसे वैद्युत क्षेत्र को नापा है, वैद्युत क्षेत्र को नापा है किससे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से नापा है। ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव को नापना है तो कैसे करना है? इसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के आवेश के परिमाण स्मॉल q तथा उनके बीच की दूरी 2l का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p कहलाता है। जो द्विध्रुव लिया गया है, आवेशों का परिमाण q होगा क्योंकि समान मात्रा बताई थी, और उनके बीच की दूरी 2l होगी। तो अगर दोनों का गुणनफल कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। धीरे धीरे करके चलेंगे, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा हमें बर्डन नहीं देना है, क्योंकि अभी दूसरा तीसरा दिन है, सिलेबस की हमें जल्दी नहीं है। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़े, हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट आए। ऐसा ना हो कि थोप दिया जाए और वो इंटरेस्ट आने के बजाय वो हमें बोरियत लगे, आप वीडियो ना देखें। इसमें कोई हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान कुल मिलाकर के आपका होगा। अब क्लास में समस्या क्या होती है कि बच्चा कोई भी शर्म के कारण क्वेश्चन नहीं पूछ पाता, कि मुझे शर्म लगेगी, गुरुजी ये कहेंगे या बच्चे ये कहेंगे कि भाई तेरे पे ये भी नहीं आता, तेरे पे नहीं आता। अरे सीखना बेटा आप लोगों को है अपने आप, तो इसलिए पूछिए, खुद एनालाइज करिए खुद को। देखिए अब P बराबर होगा Q इंटू 2l। Q हो गया आवेश की मात्रा, 2l होगी बीच की दूरी, P हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। राशि इंपॉर्टेंट चीज, राशि हो गई वेक्टर यानी सदिश दिशा, इसकी होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र चलता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जबकि द्विध्रुव आघूर्ण चलता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा कूलाम मीटर cm। ध्यान रखिए c के बीच में डैश लगाना है, m लग बाद में लिखना है, cm लिखेंगे तो सेंटीमीटर बन सकता है, इसलिए ध्यान से हमें चलना है। ये कहां कहां मिलेगा, ये व्यवस्था कहां मिलेगी आपको, जितने हमारे विद्युत संयोजी बंध वाले जो केमिकल्स हैं, जैसे HCl, NaOH, एग्जाम्पल में HCl, NaOH, NH4OH, इस तरीके के केमिकल्स में जिसमें हम विद्युत भेजें और विद्युत भेजने से इनका आयनीकरण हो जाए H आयन और Cl आयन के अंदर। तो ये व्यवस्था यहां आपको मिलती है। इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे हौसला मिले और आप लोगों को भी अच्छा लगे। थैंक यू।